Hello students, welcome to today's class. So today we are going to start new chapter, that is data structure. तो डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको ये और अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इज इम्पोर्टेंट एज इट इनेबल ईजियर एक्सेस एंड एफिशिएंट मॉडिफिकेशन। तो देखिए, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करके स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैनेज करके डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तो जो उसका एक्सेस होगा डेटा का वो ईजी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब डेटा जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज होना चाहिए जिससे कि उसका जो एक्सेस है वो ईजी हो पाए और उसमें जो मॉडिफिकेशन है वो भी ईजिली आप कर पाएँ। तो इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? डेटा स्ट्रक्चर अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर डेटा in a such way that enables you to store collection of data, related them and perform operation on them accordingly. In other words, they are used to store collection of related data. तो डेटा स्ट्रक्चर हमें इसी में हेल्प करता है जिससे कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में मैनेज करके स्टोर कर पाएँ। ठीक है, जिससे कि जो उसका एक्सेस है वो इजी हो पाए और उसमें जो मॉडिफिकेशन है वो इजीली हो पाए और जो डेटा है उसको हम रिलेट कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ओके, तो आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को। सो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो देयर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और प्रिमिटिव में देखिए कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैर, पॉइंटर, ये होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं? एरेज, लिस्ट, फाइल्स। तो इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, तो लिस्ट के भी टू टाइप्स होते हैं, लीनियर लिस्ट होती है और एक होती है नॉन लीनियर लिस्ट। ओके, तो ये दो टाइप हो गए लिस्ट के। ओके, तो लीनियर लिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे स्टैक एंड क्यूज और नॉन लीनियर लिस्ट में हमारे होते हैं ग्राफ एंड ट्रीज। तो ये चैप्टर जो हमारा बेस्ड है स्टैक एंड क्यूज पे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर लिस्ट को, जिसमें कि हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे स्टैक्स एंड क्यू पे। ओके, तो ये थे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो इन डेटा स्ट्रक्चर में से हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट को, और लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टैक एंड क्यू को। ठीक है, तो स्टैक एंड क्यू को डिस्कस करने से पहले लिस्ट को समझ लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो लिस्ट की बात कर लेते हैं, लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे लिस्ट के टॉपिक को कवर किया हुआ है कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर किए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में। तो आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग। तो चलिए मैं यहाँ पे भी आपको लिस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए लिस्ट क्या होती है और किस तरीके से ये वर्क करती है। ओके, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ईच आइटम हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। तो लिस्ट क्या आइटम का कलेक्शन है जिसमें कि हर आइटम का अपना एक इंडेक्स होता है। ओके, तो कह सकते हैं लिस्ट जो है वो डेटा को कलेक्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखती है। ओके, एंड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम इज 0 एंड द लास्ट आइटम इज n-1। हियर n इज नंबर ऑफ आइटम इन अ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स जो होगा वो हमेशा 0 होगा एंड जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स जो होगा हमेशा -1 होगा। ओके, आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंडेक्सिंग देख लेते हैं लिस्ट की किस तरीके से होती है। तो इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट में देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे सपोज कि हमने एक लिस्ट बनाई है ए इक्वल, ठीक है, इस तरीके से लिस्ट बना दी है, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो ये लिस्ट के अंदर वैल्यू है और ए नाम से ये लिस्ट हमने बनाई है। ठीक है, ये लिस्ट का नेम हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इसके अंदर इन सबकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो कैसे होगी इंडेक्सिंग? देखिए इस तरीके से इस टेबल को देखिए आप, जो लिस्ट हमने बनाई है उसका नेम ये है और उसके अंदर की वैल्यू ये है। ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग किस तरीके से मिलेगी? जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब जो फर्स्ट आइटम होगा इस लिस्ट का, उसको मिलेगा 0 इंडेक्स, सेकंड एलिमेंट को मिलेगा 1, थर्ड को मिलेगा 2, फोर्थ को मिलेगा 3 एंड फिफ्थ को मिलेगा 4। इस तरीके से इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ओके, मतलब 0 से स्टार्टिंग होगी और उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए चले जाएगा। ठीक है, और पाइथन में लिस्ट के जो आइटम होते हैं इनको नेगेटिव इंडेक्स पे मिलते हैं। नेगेटिव इंडेक्स किस तरीके से मिलते हैं? जो लास्ट आइटम होता है उसका -1 होता है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस करा था। जो भी लास्ट आइटम होगा उसका -1 होगा, वहां से स्टार्टिंग होगी -1 से और उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से आपको चला जाएगा, फिर -2, -3, -4, -5। ठीक है, मतलब क्या, जितनी लंबी लिस्ट होगी वहीं तक आपकी माइनस में इंडेक्सिंग हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या होती है और इसमें किस तरीके से एलिमेंट स्टोर होते हैं और उनको इंडेक्स किस तरीके से मिलते हैं। ओके, सो बात करते हैं क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो लिस्ट को क्रिएट करना बहुत ईजी है, अभी हमने देख ही लिया है। लिस्ट आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं लिस्ट को, या मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया था। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, हर आइटम को हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से, जो कि हमने अभी देखा भी था। ठीक है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं दोबारा से। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में क्या है हमारा
फर्स्ट आइटम हमने डाला है इसके अंदर इंग्लिश, सेकंड डाला है हिंदी, और थर्ड है 1997 एंड फोर्थ इज 2000। तो लिस्ट 1 में 4 आइटम है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप के हैं। ठीक है, तो लिस्ट में डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे न्यूमेरिक होंगे या सारे स्ट्रिंग होंगे, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे अलग अलग टाइप के ही होंगे, एक डेटा टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि लिस्ट 2 को देखिए, इसमें आपका 11, 22, 33, 44, 55 ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं। तो सारे डेटा आइटम यहाँ पे इंटीजर टाइप के हैं। ओके, इसी तरीके से लिस्ट 3 को देखिए, यहाँ पे सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, जो स्ट्रिंग होगी वो डबल कोड में रहेगी और जो इंटीजर वैल्यू होगी वो बिना डबल कोड के रहेगी। ठीक है, और जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं हाउ वी कैन एक्सेस आइटम ऑफ अ लिस्ट। ओके, सो एक्सेस आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। तो लिस्ट को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, चलिए प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम लिस्ट ही दे दिया है मैंने, और इसके अंदर कुछ वैल्यू है 3, 5, 9। ठीक है, ये वैल्यू हो गई इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रिंट लिस्ट 0, मतलब कि 0 इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आउटपुट भी साथ साथ। ठीक है, देखिए इस वाले स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद में दिया है प्रिंट लिस्ट 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या है 5, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद में प्रिंट लिस्ट 2, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, यहाँ पे है 9। ठीक है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से भी प्रिंट कराए, तो यहाँ पे प्रिंट कराया लिस्ट -1। तो -1 का मतलब क्या है, जो लास्ट इंडेक्स होगा वो -1 से स्टार्ट होता है, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स पे हमारा कौन सा है, ये 9, तो -1 पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा देखिए 9। इसके बाद में प्रिंट कराया लिस्ट -2, तो -2 पे क्या है हमारा, ठीक है, तो देखिए ये वाला हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट कराया लिस्ट -3, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ये वाला इंडेक्स। ओके, तो 3 यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो आप चाहो तो पॉजिटिव इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो लिस्ट को। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। पूरी लिस्ट अगर आपको एक्सेस करनी है तो बिना इंडेक्स के आप लिस्ट का नाम दे दीजिए, तो पूरी लिस्ट आपकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर दे दीजिए और वो इंडेक्स आपका एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिस्ट को एक्सेस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से लिस्ट को इटरेट करते हैं, इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट। मतलब कि अगर लूप की हेल्प से अगर आपको लिस्ट प्रिंट करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो लिस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट है, इसका नेम जो है वो लिस्ट ही है। ठीक है, इसमें वैल्यू है 3, 5, 9। ठीक है, तो हमने किस तरीके से लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 0 और लेंथ लिस्ट, मतलब जो भी लिस्ट की लेंथ होगी वहां तक प्रिंट हो जाए। लिस्ट की लेंथ क्या है 3, तो फॉर लूप में क्या होता है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देते हैं उससे 1 टाइम कम तक चलता है। तो 3 का मतलब है यहाँ पे 2 टाइम तक चलेगा। ठीक है, 2 टाइम का मतलब हो गया 0, 1, 2। ठीक है, तो सारे इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और सारे इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट कर दिया है लिस्ट आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 होगी तो 1 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, और फिर 2 होगी तो सेकंड इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आप जो है लिस्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से लिस्ट के सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ओके, तो लूप की हेल्प से आपका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, 3, 5, 9 इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएंगी, सारे इंडेक्स जो है वो 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं लिस्ट के कुछ मेथड एंड फंक्शंस को, इंपोर्टेंट मेथड्स एंड फंक्शन ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के मेथड एंड फंक्शंस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें लिस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड मेथड हैं उनको मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। उसमें मैं सारे मेथड एंड फंक्शन को मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड एंड फंक्शन लिस्ट के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट मेथड एंड फंक्शन ऑफ लिस्ट। तो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इनको। पहला है अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए अगर आपको लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम अपेंड मेथड। ठीक है, अपेंड मेथड आप लगा देंगे तो लिस्ट के एंड में आपका एक आइटम ऐड हो जाएगा। कोई भी न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं लिस्ट के एंड में। ठीक है, जितनी भी लिस्ट में आइटम होंगे उसके एंड में अगर आपको आइटम ऐड करना है तो आप कर सकते हैं अपेंड का यूज। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंड मेथड। तो इसका काम क्या होता है, लिस्ट के एंड में अगर आप मल्टीपल आइटम को ऐड करना चाहते हैं, देखिए अपेंड में क्या था, सिर्फ आप ओनली 1 आइटम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड में क्या है, मल्टीपल आइटम आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट के एंड में। ओके, नेक्स्ट है इंसर्ट। तो इसका काम क्या होता है कि अगर आप लिस्ट में किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे ही वैल्यू स्टोर हो, तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है रिमूव फंक्शन। इसका काम क्या होता है, ये लिस्ट में से किसी भी आइटम को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ओके, कि अगर आपको कोई भी आइटम लिस्ट में से रिमूव करना है तो आप करेंगे यूज रिमूव फंक्शन। ओके,
नेक्स्ट है डेल। तो डेल जो एक तरीके से कीवर्ड है, इसका काम क्या होता है कि अगर आप लिस्ट में से किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड। ओके, इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेल लिखेंगे और जिस लिस्ट के इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हैं उस लिस्ट को लिखेंगे, उसके बाद में उसका इंडेक्स दे देंगे जिस इंडेक्स को भी आप डिलीट करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद में क्लियर फंक्शन। तो ये क्या करता है, आपकी जो लिस्ट होती है उसको एम्प्टी कर देता है, मतलब क्लियर कर देगा पूरी लिस्ट, जितने भी आइटम होंगे इसके अंदर के वो सारे क्लियर कर देगा, मतलब एम्प्टी कर देगा लिस्ट को। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन काम क्या होता है, किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स से अगर आपको कोई आइटम रिमूव करना है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे पॉप फंक्शन को। ओके, नेक्स्ट है इंडेक्स। इसका काम क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न कराना चाहते हैं लिस्ट से, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स लिख के उसके अंदर जिस इंडेक्स को भी रिटर्न कराना चाहते हैं उस इंडेक्स का नंबर लिख देंगे, तो वो इंडेक्स आपका ये रिटर्न कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट फंक्शन। तो ये लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है रिवर्स। तो इसको यूज करते हैं हम लिस्ट के आइटम को रिवर्स करने के लिए, कि जितने भी आइटम लिस्ट के उनको अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आप रिवर्स फंक्शन की हेल्प से उनको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लेन। तो इस फंक्शन का काम होता है लिस्ट की अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन कर सकते हैं। लेन फंक्शन लिख देंगे और उसके अंदर लिस्ट को एज आर्गुमेंट पास कर देंगे, तो जो लिस्ट आप एज आर्गुमेंट पास करेंगे उसकी लेंथ को कैलकुलेट करके ये बता देगा। ओके, नेक्स्ट है मैक्स। तो ये लिस्ट में से मैक्सिमम आइटम को फाइंड करके बताता है, एंड इसी तरीके से मिन है, ये लिस्ट में से मिनिमम आइटम को फाइंड करके बताएगा। ओके, एंड लास्ट है लिस्ट। तो इसका काम क्या होता है कि अगर आप कोई भी टपल, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी अगर इसके अंदर एज आर्गुमेंट पास करेंगे तो उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट के मेथड एंड फंक्शन जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो लिस्ट के मेथड एंड फंक्शन में जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने सारे फंक्शन एंड मेथड को प्रैक्टिकली समझाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टैक को। सो व्हाट इज स्टैक? Stack is a linear data structure in which all the insertion and deletion of data slash values are done at one and only. तो स्टैक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डेटा का इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, मतलब डेटा इंसर्ट भी उसी एंड से होगा और डिलीट भी उसी एंड से होगा, एक ही एंड से दोनों काम होते हैं। ओके, तो स्टैक को और पॉइंट वाइज अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है पॉइंट्स? इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा, एंड इट फॉलोज लिफो प्रॉपर्टीज। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको पिक्चर की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। एंड इंसर्शन और डिलीशन इन स्टैक कैन ओनली बी डन फ्रॉम टॉप। तो इंसर्शन या फिर डिलीशन जो होता है स्टैक में वो सिर्फ टॉप से ही कर सकते हैं, मतलब टॉप एलिमेंट होता है इसमें, वहीं से आप डेटा का इंसर्शन करेंगे और वहीं से आप डेटा को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, स्टैक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, चेयर जो है वो एक तरीके से चेयर का स्टैक लगा हुआ है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, जो फर्स्ट चेयर रखी गई है वो सबसे लास्ट में निकलेगी, और जो सबसे लास्ट में चेयर रखी जाएगी वो सबसे पहले यहाँ से निकलेगी। मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यही रूल होता है स्टैक का कि सबसे लास्ट में जो चेयर आएगी वो सबसे पहले यहाँ से हटाई जाएगी। ऐसा थोड़ा ना है कि आप इस वाली चेयर को पहले हटा लोगे, पहले आपको जो सबसे लास्ट में आपने चेयर रखी होगी उसको आपको हटाना पड़ेगा, तभी आप उसके बाद वाली चेयर को हटा पाएंगे। तो स्टैक में क्या होता है, यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले आउट होगा। और इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होगा, सिर्फ टॉप से ही होगा। मतलब टॉप से ही आप यहाँ पे चेयर को देखो रखोगे और टॉप से चेयर को हटाओगे। ऐसा थोड़ा ना है आपने चेयर यहाँ पे रखी टॉप से और आपने चेयर इधर से निकाल दी, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। टॉप से आप चेयर रखोगे और टॉप से चेयर को हटाओगे, तो इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से हो रहा है। तो यही हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैक की, कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से होता है, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी वर्क करता है। मतलब जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा डेटा वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको चेयर का एग्जांपल दे दिया, जो चेयर सबसे लास्ट में रखी जाएगी वो सबसे पहले आपको हटानी होगी, जिससे कि बाकी के एलिमेंट भी आप हटा पाओ। ओके, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा स्टैक का। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इंसर्शन इन स्टैक इज ऑल्सो नोन एज अ पुश ऑपरेशन। तो जो इंसर्ट करने का प्रोसेस होता है स्टैक में उसको हम पुश ऑपरेशन भी बोलते हैं। मतलब इंसर्शन का मतलब है, जैसे कि अब चेयर रख रहा है तो आप बोल रहे हो कि चेयर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इंसर्शन को हम इसमें बोलते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, मतलब इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम पुश ऑपरेशन भी बोलते हैं। ओके, एंड डिलीशन फ्रॉम स्टैक इज ऑल्सो नोन एज पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। तो जो डिलीशन का प्रोसेस होता है उसको हम पॉप ऑपरेशन भी बोलते हैं स्टैक में। मतलब जब आप चेयर को यहाँ से हटा रहे हैं, रिमूव करने का जो प्रोसेस है, मतलब डेटा आप जब रिमूव करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ओके, आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इसको एक और पिक्चर की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए,
देखिए यहाँ पे सपोज क्या है, हमारे पास में स्टैक है जो कि एम्प्टी स्टैक है। तो जब हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, मतलब इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने को मैंने बताया था कि बोलते हैं पुश ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुश कर रहे हैं, ठीक है। हमने करा यहाँ पे 1, तो हमने 1 को पुश कर दिया इसके अंदर। इसके बाद में दोबारा से पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो दोबारा से हमने 2 को पुश किया। तो जो पहले वाला जो 1 था वो नीचे चला गया है, और जो सेकंड वाला 2 है वो उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से 3 को पुश किया है, ठीक है, तो 3 जो है वो 2 के ऊपर आ गया है। एंड अब जब हम इसमें से डेटा डिलीट करेंगे, मतलब पॉप करेंगे, तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में वैल्यू इंसर्ट हुई थी वो सबसे पहले इसमें से निकलेगी, क्योंकि आप डेटा यहाँ से नहीं निकाल सकते। डेटा क्या होगा, टॉप से ही होगा, क्योंकि इंसर्शन भी टॉप से ही होता है स्टैक में, और डिलीशन भी टॉप से ही होता है, ठीक है। तो पुश और पॉप ऑपरेशन दोनों टॉप से परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो जब डेटा को पॉप किया जाएगा यहाँ से, तो सबसे पहले 3 आउट होगा, मतलब जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले इसमें से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं स्टैक के एप्लीकेशंस को। तो क्या क्या एप्लीकेशन है स्टैक के? एक्सप्रेशन एवेल्यूशन, इट इज यूज टू इवेल्युएट प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो स्टैक का यूज प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स या इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए भी किया जाता है। इनको किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन कन्वर्जन, इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू अनदर। मतलब क्या है, स्टैक को आप कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि अगर आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो या पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैक। मतलब किसी एक्सप्रेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये कन्वर्जन में हम देखेंगे किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में। ओके, नेक्स्ट सिंटैक्स पार्सिंग, मैनी कंपाइलर्स यूज अ स्टैक फॉर पार्सिंग द सिंटैक्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो किसी एक्सप्रेशन के सिंटैक्स की पार्सिंग के लिए भी हम स्टैक को यूज कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट बैक ट्रैकिंग, इट कैन बी यूज फॉर बैक ट्रवर्सल ऑफ स्टेप इन अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो स्टैक को बैक ट्रैकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब ये बैक ट्रैकिंग क्या होती है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है, सपोज कि वी आर फाइंडिंग अ पाथ फॉर सॉल्विंग मेज प्रॉब्लम, वी चूज अ पाथ एंड आफ्टर फॉलोइंग इट वी रियलाइज दैट इट इज अ रॉन्ग। नाउ वी नीड टू गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द पाथ टू स्टार्ट विद न्यू पाथ। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो देखिए सपोज कि आप कोई मेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आपने यहाँ से कोई पाथ लिया है जिसकी हेल्प से आप सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है बीच में कि ये पाथ जो है आपने गलत ले लिया है। तो क्या होगा, आपको दोबारा से वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम स्टैक का यूज कर सकते हैं, मतलब बैक ट्रवर्सल के लिए दोबारा से वापस आने के लिए यूज कर सकते हैं हम स्टैक। मतलब प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट करनी है जहाँ पे कि बैक ट्रवर्सल की रिक्वायरमेंट हो, तो वहां पे हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज पैरेंथेसिस चेकिंग, स्टैक इज यूज टू चेक द प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पैरेंथेसिस। तो स्टैक जो पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब पैरेंथेसिस की प्रॉपर ओपनिंग या क्लोजिंग हो रही है किसी एक्सप्रेशन में नहीं हो रही है, उसको चेक करने के लिए भी हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग रिवर्सल, इट कैन बी यूज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी हम स्टैक को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसके अलावा भी काफी एप्लीकेशन होते हैं स्टैक के, बट ये कुछ मेन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं यूजिंग लिस्ट एज अ स्टैक इन पाइथन, कि लिस्ट को एज अ स्टैक हम किस तरीके से पाइथन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इज इजी इन पाइथन बिकॉज इट सपोर्ट इनबिल्ट फंक्शन अपेंड एंड पॉप फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन काफी इजी है पाइथन में एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, जैसे कि C++ है या जावा है, उनमें थोड़ा टिपिकल होता है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, बट पाइथन में काफी इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे अपेंड एंड पॉप फंक्शन होते हैं जो कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होते हैं, इसीलिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में काफी ईजी हो जाती है। ओके, सो दिस फंक्शन मेक द कोड शॉर्ट एंड सिंपल फॉर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो फंक्शन है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोड को शॉर्ट और सिंपल रखते हैं। ओके, एंड to add /push an item to the top of the list we use append function and to pop out the element we use pop function। तो जब आप लिस्ट को एज अ स्टैक यूज कर रहे होते हैं तो लिस्ट के टॉप एलिमेंट पे डेटा एंटर करने के लिए यूज करते हैं हम अपेंड फंक्शन। मतलब लिस्ट के टॉप एलिमेंट पे डेटा पुश करना हो तो हम यूज करेंगे अपेंड फंक्शन को। ओके, और जब टॉप एलिमेंट से डेटा को डिलीट करना हो, मतलब पॉप करना हो, तो यूज करेंगे यहाँ पे पॉप फंक्शन। ये तो फंक्शन है जो कि डेटा को टॉप से इंसर्ट और टॉप से डिलीट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेटा अगर हमें टॉप से एंटर करना हो, एंटर का मतलब पुश करना हो, तो हम यूज करेंगे अपेंड फंक्शन, और डेटा को टॉप से डिलीट करना हो, ठीक है, बट डिलीट का मतलब पॉप करना हो, तो हम यूज करेंगे पॉप फंक्शन। ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि लिस्ट को एज अ स्टैक पाइथन में किस तरीके से यूज करेंगे। ओके,
तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रोग्राम में क्या है, एक लिस्ट है जिसका नेम रखा है स्टैक, क्योंकि इस लिस्ट को हम एज अ स्टैक यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसका नेम रख दिया हमने स्टैक। ओके, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो है 5, 9 एंड 3। दीज आर द वैल्यूज इन दिस स्टैक, मतलब इस लिस्ट के अंदर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, अपेंड फंक्शन की हेल्प से इस स्टैक के अंदर वैल्यू को अपेंड किया है, मतलब लिस्ट के अंदर वैल्यू को अपेंड किया है। तो क्या है, 7 चला जाएगा इसके अंदर, तो 7 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे 7 ऐड हो जाएगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे दोबारा से अपेंड करा है, फिर दोबारा से 11 अपेंड करा है, तो 11 भी इसके आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 7 एंड 11। इसके बाद में स्टैक को प्रिंट किया है, तो प्रिंट करने पे आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट में मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आउटपुट क्या आएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है एंड फिफ्थ ये है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और ये 2 एलिमेंट है बाद में पुश किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन। ठीक है, ये जो आप कह सकते हैं इस लिस्ट का टॉप एंड है, मतलब इंसर्शन यहीं से हो रहा है, तो ये टॉप एंड है। अगर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारा टॉप एलिमेंट ही दिखेगा आपको। ओके, तो ये टॉप हमारे लिस्ट का जहां से कि डेटा इंसर्ट हो रहा है, और आपका डिलीशन भी यहीं से होगा। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे स्टैक में से एलिमेंट को पॉप किया गया है, मतलब डिलीट किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट एंटर हुआ था वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। मतलब कौन सा डिलीट होगा, 11 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो पॉप एलिमेंट ही आपको बताएगा 11 यहाँ से हट गया है। देखिए इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि 11 जो है वो पॉप कर दिया गया है। ठीक है, ये क्योंकि इसको प्रिंट करा है तो ये आपको बता देगा कौन सा एलिमेंट आपका पॉप हुआ है। तो 11 यहाँ से पॉप हो जाएगा, जो लास्ट में आया था वो सबसे पहले पॉप होगा। स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले आउट हो गया। इस तरीके से फिर प्रिंट करेंगे स्टैक को, तो आप कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 5, 9, 3, 7। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, इसके बाद में अगेन वैल्यू को पॉप किया गया है, तो अब कौन सी वैल्यू पॉप होगी, 7, क्योंकि इस लिस्ट में 7 जो है सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, तो यहाँ से 7 पॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा 7। ओके, कि जो पॉप एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट किया हुआ है। ओके, और अब जब स्टैक को प्रिंट करेंगे तो आपकी वैल्यूज आएंगी 5, 9, 3। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं चला के भी दिखा देता हूँ। पहले मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में पाइथन में चला के दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने पाइथन आईडीई को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कोड पेस्ट कर दिया है और इस फाइल को सेव कर देता हूँ मैं Ctrl+S से, एंड इसका नेम दे देता हूँ स्टैक। ओके, .py सेव करते हैं। ठीक है, सेव हो गई। अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए ठीक है, देखिए हमारा वही आउटपुट आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको वाली स्लाइड, जिससे कि हम आउटपुट को मैच कर पाएँ। तो ये देखिए मैंने स्लाइड ओपन कर ली है और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ जिससे कि हम प्रॉपरली देख पाएँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन में था हमारा 5, 9, 3, 7, 11। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में जो वैल्यू पॉप हुई थी वो 11 थी, तो यहाँ पे देखिए 11 आ गया। एंड पॉप होने के बाद में स्टैक में ये वैल्यू थी। ठीक है, 5, 9, 3, 7, तो ये 5, 9, 3, 7 देखिए यहाँ पे दोनों जगह है। इसके बाद में फिर पॉप किया था तो 7 पॉप हुआ था। ठीक है, 7 हो गया पॉप। एंड इसके बाद में जो फाइनल स्टैक बचा था हमारा वो ये बचा था 5, 9, 3। ठीक है, 5, 9, 3 यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट आ जाए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब बात करते हैं क्यू की। ओके, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होता है ये। द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है। तो इसमें जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट पहले आउट भी होगा, मतलब वही पहले रिमूव भी होगा। ओके, तो एक तरीके से ये स्टैक का अपोजिट है। स्टैक में क्या था, जो लास्ट में आता था वो पहले रिमूव होता था, लेकिन इसमें जो पहले आएगा वो पहले रिमूव होगा। ओके, और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके। क्यू फॉलो द फीफो स्ट्रक्चर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, अकॉर्डिंग टू इट्स फीफो स्ट्रक्चर एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही पहले रिमूव भी होगा। ओके, तो इसको पिक्चर की हेल्प से और क्लियरली समझते हैं। तो देखिए क्यू है जिसमें कि पीपल्स खड़े हुए हैं। तो इस क्यू में देखिए जो पहले आएगा, मतलब सपोज कि यहाँ पे कुछ सामान मिल रहा है, तो ये जो पर्सन है इस क्यू में पहले आया है तो इसको पहले मिलेगा, और जो बाद में आया है उसको बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में आया उसको पहले मिल जाएगा, जो यहाँ पे पहले आया हुआ है इस क्यू में उसको पहले मिलेगा, उसके बाद में पहले लेके वो पहले यहाँ से निकल भी जाएगा। सपोज कि एटीएम की लाइन में खड़े हुए हैं, तो जो पहले आएगा वो कैश निकाल के पहले निकलेगा भी वहां से। ऐसा नहीं है जो लास्ट में आएगा वो पहले कैश निकाल के निकल जाएगा, तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो स्ट्रक्चर पे वर्क करता है हमारा क्यू। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। एंड इन अ क्यू one end is always used to insert data and the other is used to delete data DQ।
बिकॉज क्यू इज ओपन एट बोथ इट्स एंड। तो देखिए क्यू में क्या होता है, एक एंड तो होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए और एक एंड होता है डेटा डिलीट करने के लिए। मतलब जहाँ से डेटा रिमूव होगा एक एंड वो होता है और जहाँ से डेटा इंसर्ट होगा एक एंड वो होता है। तो सपोज कि ये पीपल्स की क्यू है, तो इसमें एक एंड से तो पर्सन एंटर करेगा और सेकंड एंड से इसमें से निकल जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो एंड होते हैं, एक से इंसर्ट करते हैं और एक से रिमूव करते हैं। इन क्यू का मतलब इंसर्ट करना और डी क्यू का मतलब उसमें से डिलीट करना, मतलब रिमूव करना। ओके, अब बात करते हैं क्यू के एप्लीकेशंस की। तो क्यू के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देखिए, सर्विंग रिक्वेस्ट ऑन अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक अ प्रिंटर, सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग एटसेट्रा। तो देखिए क्यू का एप्लीकेशन ऐसी जगह पे किया जा सकता है जहाँ पे कि सिंगल डिवाइस हो जो कि शेयर्ड हो रही हो, जहाँ पे कि मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हो। ठीक है, तो उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्यू का यूज किया सकता है, जिससे कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक क्यू में फॉर्म हो जाएंगी और वन बाय वन करके वो परफॉर्म होती जाएंगी। जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो पहले परफॉर्म होगी, जो बाद में आएगी वो बाद में परफॉर्म होगी। ठीक है, इस तरीके से वो हो जाएगी। जैसे कि अगर आप बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर में अगर आप 10 कमांड एक साथ दे देंगे तो जो कमांड आपने पहले दोगे उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, जो बाद में दोगे उसका बाद में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के टास्क के लिए क्यू का यूज होता है। ओके, एंड एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे कि कॉल सेंटर पे जब आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल होल्ड पे जाती है, मतलब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी बिजी है, मतलब कि वो किसी और कॉल पे व्यस्त है, तो आपकी कॉल जो होती है वो वेटिंग में जा रही होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उस टाइम पे कॉल कर रहे होते हैं, तो उनकी क्या होती है, एक लिस्ट बन जाती है, एक तरीके से कहते हैं क्यू बन जाती है, जहाँ पे कि जिसने पहले कॉल लगाई होगी उसकी पहले कॉल कनेक्ट होगी, जिसने बाद में लगाई होगी उसके बाद में कनेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्यू का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे भी हो रहा होता है। ओके, एंड अगर आप बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की तो उसमें भी ऐसा ही होता है। जब आपकी सेल चल रही होती है तो बहुत सारे लोग एक टाइम में बुक कर रहे होते हैं, तो जो पहले बुक कर देता है उसका ऑर्डर पहले बुक हो जाता है, मतलब उसको जो आइटम होता है वो पहले मिल जाता है, और जो बाद में बुक करता है उसका ऑर्डर बाद में बुक होता है और उसको बाद में सर्व होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल फॉलो होता है, मतलब कि फीफो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्यू के एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से लिस्ट को एज अ क्यू यूज कर सकते हैं हम, यूजिंग लिस्ट एज अ क्यू इन पाइथन। So the concept of queue implementation is easy in Python because it supports inbuilt function insert and pop for queue implementation. These function makes the code short and simple for the queue implementation. तो जिस तरीके से स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनबिल्ट फंक्शन थे उसी तरीके से क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं पाइथन में, जिससे क्या हो जाता है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में काफ़ी ईजी हो जाती है। ओके, to add an item at front of the queue, or you can say to enqueue an item we use insert function, and to dequeue an element we use pop function. These functions work quite efficiently and fast in AND operations. तो क्यू के फ्रंट में कोई भी आइटम या कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट फंक्शन को, और क्यू में से डिलीट करने के लिए यूज करते हैं पॉप फंक्शन। तो यहाँ पे भी दो इनबिल्ट फंक्शन है, इंसर्ट एंड पॉप। इंसर्ट का काम होता है क्यू में डेटा को इंसर्ट करना और पॉप फंक्शन का काम होता है क्यू में से डेटा को डिलीट करना। ठीक है, तो एक एंड से आप डेटा को इंसर्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से, और एक एंड से आप डेटा डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्यू बनाई है, इसका नेम क्यू रखा है। ठीक है, एक तरीके से लिस्ट है, इसके अंदर एलिमेंट जो है 5 3 7 ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे प्रिंट किया गया है क्यू को, तो क्या आउटपुट आएगा, चलिए आउटपुट भी दिखा देता हूँ साथ साथ। तो आउटपुट क्या आएगा, जैसे ही क्यू को प्रिंट किया जाएगा तो आ जाएगा 5 3 7। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट किया गया और यहाँ पे बताया गया कि कौन से इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे बताया है मैंने 0th इंडेक्स पे मुझे 53 को ऐड करना है, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे 53 ऐड हो जाएगा। और अब जब इस क्यू को प्रिंट किया जाएगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 53 5 3 7। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा क्योंकि 0th इंडेक्स पे 53 ऐड हो चुका है। ओके, इसके बाद फिर एलिमेंट को इंसर्ट करा है और फिर 0th इंडेक्स में इंसर्ट करा है, और इस बार करा है 29। तो क्या होगा, 0th इंडेक्स पर 29 इंसर्ट हो जाएगा, और इसके बाद में जब क्यू को प्रिंट किया जाएगा तो आएगा देखिए 29 53 5 3 7। इस तरीके से आपकी क्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद में क्यू में से एलिमेंट को डिलीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, जो पहले आया होगा वो पहले डिलीट होगा। इसका मतलब कौन सा डिलीट होगा, 7 डिलीट होगा पहले। ठीक है, देखिए 7 डिलीट हो जाएगा क्योंकि 7 जो था इस क्यू में सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, तो यही सबसे पहले आउट भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसने इसको आउट कर दिया है, मतलब पॉप कर दिया है। तो यहाँ पे 7 आ गया है। तो इसके बाद में दोबारा से एलिमेंट को पॉप किया गया है विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन। तो अब कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, अब होगा आपका 3, क्योंकि सबसे पहले 7 आया था उसके बाद में 3 आया था, तो यहाँ पे अब पॉप हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से आपका आउटपुट 3 आ जाएगा। ओके, और लास्ट में क्यू को प्रिंट किया गया है, तो अब हमारे क्या क्या एलिमेंट बचे हैं क्यू में, तो आ जाएगा 29 53 एंड 5। ठीक है, 29 53 एंड 5 भी देखिए आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को जल्दी से आपको चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं चला के दिखा देता हूँ इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पाइथन आईडीएल को ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ।
इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इसका नेम देता हूँ q.py। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा वही आउटपुट आ गया है। मैं आपको वो वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ जिससे कि हम मैच कर पाएँ कि आउटपुट सेम है या नहीं है। तो ये देखिए मैंने उस स्लाइड को ओपन कर लिया है, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ जिससे कि हम चेक कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्यू को प्रिंट किया गया था तो आउटपुट आया था हमारा 537। तो यहाँ पे 537 आ गया है। एंड इसके बाद में 53 को इंसर्ट करने के बाद में क्यू को जब प्रिंट किया गया था तो हमारा आ रहा था ये आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे ये वाला मैच कर रहा है। एंड इसके बाद में अगेन क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करा था, ठीक है 29, और उसके बाद में क्यू को प्रिंट किया गया था तो हमारा ये आउटपुट आया था। तो देखिए हमारा ये आउटपुट यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 29, 53, 537। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है इससे। एंड इसके बाद में क्यू में से एलिमेंट को पॉप किया गया था तो 7 पॉप हुआ था। तो देखिए यहाँ 7 पॉप हो रहा है। एंड अगेन क्यू में से एलिमेंट को पॉप किया गया था तो 3 हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉप हो रहा है। एंड लास्ट में रिमेनिंग क्यू को प्रिंट किया गया था तो हमारा 29, 53, 5 आ रहा था। तो 29, 53, 5 यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, तो ये हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। ओके, तो यही था हमारा क्यू का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको स्टैक एंड क्यू दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों में बस मेन डिफरेंस यही है कि जो स्टैक है वो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर पे वर्क करता है और जो क्यू है वो हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर पे वर्क करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।